हाँ जी बच्चों, देखिए हम शुरू कर रहे हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बात क्लियर हो गई। अब देखो ये वो टॉपिक है जो नॉर्मली आईएससी बोर्ड वाले बच्चे तो पढ़ते हैं, बट सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे इसे नहीं पढ़ते हैं। तो पढ़ने का समय आ चुका है सीबीएसई वालों को भी। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। देखो आपने एक टॉपिक पढ़ा हुआ होगा इशू ऑफ डिबेंचर में, कि इशू ऑफ डिबेंचर फॉर रिडेम्पशन पर्पस, कि हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं और फॉर रिडेम्पशन पर्पस, जिसके अंदर मैंने बताया था कि मॉडिफिकेशन होती है अगर रिडेम्पशन एट प्रीमियम होता है। पर जब भूतनी डैन चुड़ैल आती है, याद है नहीं है, लोग तो इनिशियल डिबेंचर डेबिट करते हो, प्रीमियम रिडेम्पशन डिबेंचर क्रेडिट करते थे। क्लियर ही नहीं है? कौन सी एंट्री में? ड्यू एंट्री के अंदर। क्लियर ही नहीं है ना? जब भी रिडेम्पशन एट प्रीमियम होगा तब भी ऐसा होगा। नाउ अब जो चैप्टर है वो है रिडेम्पशन। मतलब कंपनी ने अगर वादा करा है कि पैसा वापस करेगी 5 साल बाद, तो 5 साल बाद वापस करेगी। तो 5 साल क्या है? फ्यूचर टाइम है। नाउ तो 5 साल बीत चुके हैं, अब वो फ्यूचर क्या बन चुका है? प्रेजेंट टाइम। पैसा वापस करने की घड़ियां आ चुकी हैं। वो चैप्टर आप पढ़ने वाले हो। क्लियर ही नहीं है? तो हम बात करेंगे रिडेम्पशन डिबेंचर की। रिडेम्पशन का मतलब होता है रिपेमेंट। रिपेमेंट का मतलब पैसे को वापस कर देना, पैसा चुका देना। कौन सा पैसा चुका देना? जो पैसा तुमने डिबेंचर देके लिया था। इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? रिपेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोड फ्रॉम डिबेंचर। जो आपने डिबेंचर के थ्रू पैसा लिया है उस पैसे को वापस कर देना ही क्या है? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आया? चलो अब हम बात करते हैं। मैंने ये लिखा है इट मीन्स डिस्चार्जिंग ऑफ लायबिलिटी ऑफ डिबेंचर बाय रीपेमेंट ऑफ अमाउंट टू द डिबेंचर होल्डर और बाय कन्वर्टिंग द डिबेंचर इनटू शेयर्स ऑफ न्यू डिबेंचर। इसका मतलब ये है कि देखो पेमेंट करने के दो तरीके होते हैं, कैश और काइंड। ये तो भैया पैसा वापस कर दो डिबेंचर होल्डर का, या उसे पैसे के बदले कुछ और दे दो। मतलब अपने डिबेंचर लेके उसे क्या दे दो? नए डिबेंचर दे दो या नई शेयर्स दे दो। अब बच्चे यहाँ पे कहेंगे भैया एक डिबेंचर लेके नई डिबेंचर दे दिए तो क्या ही करा हमने उसकी लायबिलिटी तो मेंटेन नहीं। देखो एग्जाम्पल समझो। सपोज अगर मैंने साई को 10% वाले डिबेंचर दे रखे थे और मैंने बोला 5 साल बाद तेरे पैसे को वापस कर दूंगा, और मैंने वापस करने के बदले क्या बोला साई को? 5 साल बाद जब फ्यूचर प्रेजेंट टाइम बना तब मैंने साई को बोला कि एक काम करो साई, ये 10% वाले डिबेंचर दे दो, मुझे रिडेम्पशन करने का समय आ चुका है और मैं तुम्हें 12% वाले इशू कर देता हूँ। तो बताओ साई क्या बोलेगा? सही है गलत है? सही है, क्योंकि 10% लेके 12 दे रहा हूँ ना मैं तो। अब तेरा ब्याज बढ़ गया, पहले 10% का ब्याज कमा रहा था, अब कमाएगा 12% का ब्याज। आया सही में नहीं आया? या तुम डिबेंचर दे दो और बदले मुझसे क्या ले लो? मेरी कंपनी के शेयर्स ले लो। आया सही में नहीं आया? तो भी सेटिस्फाइड है। अब तेरा डेट क्या बन चुका है? इक्विटी। अब तू पहले बाहर वाला बंदा तो क्या बन चुका है? घर वाला बंदा। पहले तू डेट था, अब तू इक्विटी का पार्ट बन चुका है। आया ना? मालिकों की कैटेगरी में आ गया है। आया? अभी पॉइंट ये है कि जो रिडेम्पशन डिबेंचर है वो दो तरीके से होता है। एक होता है रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल और एक होता है रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। देखो रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल और रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, ये सब मैं बहुत देसी भाषा में समझाता हूँ। देखो ये आपको याद है प्रूडेंस प्रिंसिपल, समझदारी वाला सिद्धांत। हमें जैसे पता है, मुझे बताओ कि 5 साल बाद मुझे पैसे को वापस करना है, तो एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा कि 5 साल बाद यार फलाने बंदे का पैसा वापस करना है, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के चलता हूँ, और जब 5 साल बीत जाएंगे तो 5 साल बाद मेरे पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा और मैं सामने वाले बंदे को पैसे दे दूंगा, मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मेरी बात जस्टिफाई है? क्या ये प्रूडेंस प्रिंसिपल है या नहीं है? लेकिन एक टेक्नोलॉजी ये भी कहती है अभी यार पैसा ले, अभी काम कर, 5 साल के बाद 5 साल बाद देखेंगे। आया समझ? ये बीच में कोई पैसे वैसे जोड़ूंगा नहीं जोड़ूंगा जबरदस्त, 5 साल बाद देखूंगा। जब 5 साल बीतेंगे तो पैसा हुआ तो दे देगा, नहीं हुआ तो किसी और के आगे हाथ फैलाएगा। हाथ फैलाने नहीं कहते, टोपी घुमाना कहते हैं। इधर से लिया उधर को दे दिया। आया से भी नहीं आया? बोलो हाँ या ना? यही है रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, रिडेम्पशन ऑफ प्रॉफिट। समझदारी क्या है? ये है कि आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो 5 सालों में, प्रॉफिट का एक पार्ट अलग करते चलो, पैसा जोड़ते चलो। आए ना? पैसा जोड़ते चलो, पैसा कलेक्ट करते चलो। मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी दीदी? अरे बोलो हाँ या ना? क्लियर है? और रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल मतलब वही है कि देखी जाएगी। ये मतलब ये खिलाड़ी आदमी है, ये खिलाड़ी आदमी होते हैं ये वाली कंपनियां, कि 5 साल बाद देखेंगे। इसमें पता कंपनी क्या करती है? या तो भाई पैसा चाहिए, या तो जोड़ लो, या तो जोड़ लो, और नहीं जोड़ रहे तो भैया पैसा तो चाहिए। अब पैसा चाहिए तो क्या करेंगे? या तो अपनी कोई एसेट बेच देंगे, भाई किसी का पैसा तो वापस करना है। तो लोग कैसे पैसे वापस करते हैं? संपत्ति बेचो अपनी, संपत्ति बेची पैसा आएगा, चुकाओ सामने वाले बंदे का पैसा। या इधर को चुकाना है ना, इधर तो और ले लो पैसा, शेयर देके पैसा ले लो, डिबेंचर देके पैसे ले लो। आया ना? ये बैंक से लोन ले लो, टोपी घुमाने वाला काम करते हैं। आया से भी नहीं आया? अरे क्लियर है मेरी बात? ये बेसिक अंदर बताया मैंने आपको देसी भाषा में। आया?
देखो मैंने ये लिखा है नो क्रिएशन ऑफ डीआरआर, डीआरआर नहीं बनता, ठीक है ना। डीआरआई कैन बी क्रिएटेड बट डीआरआई डिबेंचर इंटरेस्ट क्रिएट, सॉरी डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, डीआरआई मतलब है डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट क्रिएट की जा सकती है, डीआरआर तो नहीं बनता। यहाँ पे क्या होता है, वहां डीआरआर भी बनता है और वहां डीआरआई भी बनता है, रिक्वायर्ड है, बनेगा बनेगा, यहाँ कैन है, हाँ या ना दोनों है, और वहां पे क्या है बनता ही है, डीआरआर और डीआरआई दोनों बनता है। अब मन में तुम्हारा सवाल आएगा ना कि सर ये डीआरआर क्या है, डीआरआर क्या है, डीआरआई क्या है, बोलो हाँ ये ना, तो फिर हम इसकी बात करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले हम किसकी बात करें, डीआरआर की, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की। देखो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कुछ नहीं है, एक गुल्लक है। देखो ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, डीआरआर हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर इशू। जो भी तुमने डिबेंचर इशू करे हैं, दीदी क्या हो गया तुम्हें, ठीक है ऐप तो देख रही है मंजुलिका की तरह, हाँ हाँ, तू पढ़ाएगा, छन छन, चलो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्लियर है नहीं है, मैंने ये चैप्टर जल्दी खत्म करना जरूरी है क्योंकि भूती टाइम चुड़ा लगी थी। चलो जी, और बाल भी खोल रखे इसने, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व डीआरआर क्लियर ही नहीं है। तो दीदी डीआरआर हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा, फेस वैल्यू डिबेंचर इशू, ये याद करो रट लो, फेस वैल्यू डिबेंचर इशू, जो तुमने डिबेंचर इशू करे हैं उनकी फेस वैल्यू, जो डिबेंचर तुमने इशू करे उनकी फेस वैल्यू भी इशू होगी, उनकी फेस वैल्यू भी इशू होगी, क्लियर ही नहीं है। मतलब अगर तुमने 10 लाख के डिबेंचर इशू करे 10 लाख पे कैलकुलेशन चलेगी। अब देखो मैंने टाइमलाइन बना रखी है, मैंने लिखा है कि मैंने डिबेंचर दिए हैं और पैसा लिया है, और 5 साल का मैंने गैप बनाया है, अभी दिख जाएगा तुम्हें 5 साल का गैप, ठीक है ना, कि मैं रिडेम्पशन करूंगा 5 साल के बाद, मतलब पैसा वापस करूंगा, डिबेंचर वापस ले लूंगा और पैसा वापस कर दूंगा। बात क्लियर होगी नहीं होगी, ऑब्वियस बात है। इशू 3 तरीके से होता है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, वॉटएवर। रिडेम्पशन 2 तरीके से होता है, पार और प्रीमियम वॉटएवर। फिलहाल मैं उसकी बात नहीं कर रहा, फिलहाल तो मैं बात इतनी सी कर रहा हूँ, यहाँ मैंने पैसे लिए थे, 5 साल बाद पैसे वापस करूंगा, बोलो हाँ ये ना, कि बीच में टाइम गैप आ रहा है, और मैं जो डीआरआर बनाऊंगा वो किस पे रहूंगा, फेस वैल्यू डिबेंचर इशूड पे, क्लियर ही नहीं है। देखो ये आए 3 टाक 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 टाक, सुअर का बच्चा, ठीक है बात क्लियर हो गई, ये रहा, ठीक है, इस तरह पी की बैग, ठीक है ना, ये क्या है डीआरआर है, ये गुल्लक है, इस गुल्लक को मैंने क्या नाम दिया है, डीआरआर, क्लियर ही नहीं है। तो ऑब्वियस बात है, कह रहे हैं कि 5 साल में, देखो देख रहे 5 साल में ऐसा मान लेते हैं कि 5 बार तुम प्रॉफिट कमाओगे और उस प्रॉफिट का पार्ट एक गुल्लक में इकट्ठा करोगे, और उस इकट्ठे करो पार्ट को क्या बोलेंगे हम, डीआरआर बोलेंगे, डीआरआर बोलेंगे। आया से भी नहीं आया, बोलो हाँ या ना। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रूडेंस प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, मतलब समझदारी वाला सिद्धांत अप्लाई कर रहे हैं। ऑब्वियस बात है 5 साल बाद पैसे को वापस करना है, तो 5 साल में धीरे 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 एक गुल्लक के अंदर पैसा जोड़ रहे हैं, एक रिजर्व बना रहे हैं, गुल्लक बना रहे हैं। आया से भी नहीं आया, तो जरूरी है 5 साल में, नहीं बेटा जरूरी नहीं है, कंपनी की अपनी पॉलिसी हो सकती है कि 2 साल में बना लो, 3 में बना लो, 4 में बना लो, 5 में बना लो। तो सर हमें कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन बताएगा कि डीआरआर कितने टुकड़ों में बना रही है कंपनी, 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, क्वेश्चन बताएगा। जितने बार में बनाएगी उतनी बार एंट्री रिपीट करना, सेम एंट्री उतनी बार रिपीट करना। आया समझ में नहीं आया, क्लियर, और क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो 1 बार में बना देना, बात खत्म हो जाती है। आया समझ में नहीं आया, क्लियर है। क्या लिखा है देखो, यहाँ पे रूल कौन सा लगेगा, यहाँ पे कंपनी एक्ट का रूल लगेगा, रूल 18(7)B, बोलो रूल 18(7)B, पढ़ना तो आपको आता होगा, लॉ पढ़ी रहे हो, है ना, क्लियर है। रूल 18(7)B लगेगा, जो रूल 18(7)B क्या कहता है उसकी बात करेंगे, ठीक है ना, डीआरआर। तो देखो क्या लिखा है, रूल 87B कहते हैं कि भैया डिबेंचर डीआरआर किसे बनेगा, फेस वैल्यू डिबेंचर, पूरी बात बोलो, डिबेंचर इशू, जो डिबेंचर तुमने इशू करे, बोलो जो डिबेंचर तुमने इशू करे उनकी फेस वैल्यू पर डीआरआर बनेगा। क्लियर ही नहीं है, हाँ या ना, बात क्लियर हो गई। अब आप लिखा हु, कौन बनाएगा, ये कंपनियां बनाएंगी। पहले बहुत अलग पैटर्न था रिडेम्पशन का, कौन कंपनियां बनाती कौन कंपनी नहीं बनाती, अब थोड़ा सा चेंजेस करे हैं, जैसे रूल्स 87B आया है। तो मैं आपको हालांकि एक लिस्ट दूंगा कंपनियों की,
ठीक है, इसमें मिल जाएगी तुम्हें पीडीएफ के अंदर ही लिस्ट मिल जाएगी कि कौन सी कंपनियां, कौन कौन सी कंपनियां होती हैं और कौन डीआरआर बनाता है, कौन डीआरआई बनाता है, कौन नहीं बनाता है। हाँ है ना। तो फिलहाल उस पूरी लिस्ट का, उस पूरी सूची का क्रक्स ये है कि रटना तुम्हें यही है एट द एंड। वो पूरी सूची पढ़ने की, रटने की जरूरत है, तो ये रट लेना बहुत है। कि कौन बनाएगा? अनलिस्टेड कंपनी बनाएगी। पहला शब्द आता है अनलिस्टेड कंपनियां कौन सी होती हैं? अनलिस्टेड कंपनियां वो कंपनियां होती है जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होती। समझ गए? मतलब जिनकी पब्लिकली शेयर ट्रेडिंग नहीं होती। आया समझ? अनलिस्टेड नहीं है ना वो, क्लियर नहीं है? चलिए ठीक है। अदर देन एनबीएफसी एंड एचएफसी। अभी कहो एनबीएफसी क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और हाउस फाइनेंसिंग कंपनी। समझ गए? अभी क्या होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी? एनबीएफसी पता क्या होते हैं? ये स्मॉल फाइनेंसर्स होते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां ये क्या होती है बेटा जी? कि ये बैंकिंग काम नहीं करती, एनबीएफसी का सारा काम करती है। मतलब एक तरीके से लोगों को लोन देने लेने का काम करती है बस। समझ गए? नॉन बैंकिंग मतलब डिपॉजिट्स नहीं लेती, बैंक अकाउंट ओपन नहीं करती। समझ गए? लोन का आदान प्रदान करेंगी। आया समझ? स्मॉल फाइनेंसर्स काइंड ऑफ होते हैं। आप ऐसा मान के लो, बहुत है इंडिया के अंदर एनबीएफसी। बात की होगी नहीं? इंडिया के तो बहुत है, और ये काम भी ऐसे करते हैं, बहुत धागा पेड़ वाला काम करती हैं। ये छोटे छोटे व्यापारियों को पकड़ती हैं जो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक के लोन देती हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है ना? और अपने पीछे रखते हैं बिग फाइनेंसर्स को, लाइक आदित्य बिरला को रख लेंगी अपने पीछे, लाइक अडानीस को रख लेंगी, या अंबानीस को रख लेंगी, या टाटा ग्रुप को रख लेंगी। मतलब इनके पीछे बड़े फाइनेंसर्स होते हैं। इसलिए नहीं है, बड़े 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 ग्रुप से बात करके चलते हैं कि भाई हम क्या करेंगे। और बड़े फाइनेंसर इनको करते भी है कि भाई कर लो काम। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, बड़े फाइनेंसर से पैसा उठाते हैं, लाइक 8% पे पैसा उठा लेंगे और तुमको पकड़ेंगे, तुमको 15% पे दे देंगे। आया समझ में नहीं आया? तो उनको तो 8% जा रहा है, क्योंकि बड़े फाइनेंसर को 8% चाहिए। बोलो हाँ या ना? और तुमसे 15 ले लेंगे तो बीच का कमा लेंगे ये। अच्छा, लेकिन बड़े फाइनेंसर की हेडक खत्म हो गई। क्या हेडक खत्म हो गई? भाई सामने वाला बंदा क्लाइंट तुम पकड़ोगे, पेपर वर्क तुम चेक करोगे, रिपोर्टिंग सब कुछ तुम करोगे। बोलो हाँ या ना? कि इस बंदे को हम लोन दे सकते हैं, ओके रिपोर्ट है। बोलो हाँ या ना? ये ओके रिपोर्ट करने का जो काम है वो एनबीएफसी कर रही है ना। बड़ी बिग प्लेयर्स को करने की जरूरत है। टेंशन वाला काम नहीं हो रहा उनके साथ। आया समझ में नहीं आया? क्लियर ही नहीं है? अरे आया, ये वाली बात आती है। आया? ठीक है। तो नॉन कह रहे जो सारी कंपनियां ले लो, लिस्टेड कंपनियां, एनबीएफसी और एचएफसी कंपनियों को छोड़ देना। समझ गए? ये डीआरआर बनाएंगे। फिर लिखा है अनलिस्टेड कंपनियां जो एनबीएफसी और एचएफसी है, ओनली फॉर पब्लिक इशू। समझ रहे हो? ओनली फॉर पब्लिक इशू। दोबारा बोलता हूँ, एनबीएफसी एचएफसी को छोड़ के सारी कंपनियां डीआरआर बनेंगी, लेकिन एनबीएफसी और एचएफसी के केस में क्या होगा? पब्लिक इशू होना जरूरी। पब्लिक इशू है कि वो डिबेंचर पब्लिकली इशू कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पब्लिक में दे रहे हो, तब वो डीआरआर बनेंगे। तब डीआरआर इनको बनाने की नीड नहीं है, चाहे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो। आया समझ में नहीं आया? पब्लिक इशू बनाएंगे, प्राइवेट इशू में नहीं बनाएंगे। आया समझ में नहीं आया? चलो जी। फिर आया हाउ मच, कितना बनाएंगे? क्या लिखा बेटा? मिनिमम कितना बनाना है? ये याद कर लो, ये याद करने वाली चीज है। कितना बनाना है? 10% ऑफ डेमेज आउटस्टैंडिंग। मतलब जितना डेमेज कंपनी के पास है, जितना डेमेज कंपनी इशू कर रही है, उसकी इशू प्राइस का नहीं, फेस वैल्यू का। अगर 100 का डेमेजर 110 में दिया जा रहा है ना, तो 100 पे ही बनेगा डीआरआर भाई। 110 पे प्रोसीड पे नहीं बनेगा, प्रोसीड होना 110 होता है। समझ गए? सिर्फ फेस वैल्यू पे बनेगा, 100 रुपये बनेगा। कितना परसेंट मिनिमम? मिनिमम 10%। मतलब मैक्सिमम जितना बनाना, पूरा 100 तक बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा? मैक्सिमम 100% ऑफ डिबेंचर इशू आप बना सकते हो। आया समझ में नहीं आया? मेरी बात क्लियर हो गई? मेरी बात क्लियर हो गई? हाँ मेरी बात क्लियर हो गई? हो गई। ठीक है? आया? आ गया? चलो जी। तो मैं ये चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ कि भैया आप 100% तक, और ऑब्वियस बात है, देखो अब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मिनिमम की बात तो कंपनी एक्ट करता है। कानून कहता है मिनिमम 10 तो बनाना है। बोलो हाँ या ना? मैक्सिमम की बात नहीं करता। ये लूप होल है।
तो लूप होल कैसे है? अरे मुझे बताओ, कॉमन सेंस लगाओ। मुझे अगले, मैंने 100 रुपये का उधार लिया, मैंने 100 रुपये का उधार लिया, और 5 साल बाद मान लो मुझे 100 रुपये वापस करने हैं, तो मुझे कितने रुपए जोड़ने चाहिए? तो और मैं कितने जोड़ रहा हूँ? जस्टिफाई है ये? नहीं है ना जस्टिफाई, नहीं है ना, ये मैं समझाना चाहता, ये लूप होल है। अबे 100 वापस करने, 100 जोड़, प्रूडेंस प्रिंसिपल लगा रहा है ना, तो लगा तो पूरा। लेकिन कंपनी क्या करते हैं, नहीं नहीं 10 कर ले। 10 करने का 10% का मतलब क्या है कि वो सिर्फ कानून को पूरा कर रही हैं, नियत को पूरा नहीं कर रही। ये बताना चाह रहा हूं, समझ गए? मतलब एट द एंड हो गया रहा है, रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं रहा, रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल ही तो हो गया। टॉपिक घुमाएगी एंड में, वो पैसा नहीं, पैसा देना, पैसा देना है, ये तो भाग जाएंगे ज्यादा हो गया तो। हाँ है ना, फिर 9 साल बाद पॉडकास्ट करेंगे। समझ गए? क्लियर है नहीं? आई एम नॉट अ चोर, ठीक है? और भाई इंडियंस में बड़े भोले हैं, बातों में आ जाते हैं, है ना? क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा तरीका यही है, एलिगेशंस अपने पे लगे किसी और पे डालो, समझ लो। उसने तो अपने पॉडकास्ट में कह दिया कि मैंने तो दे दिए रुपये वापस, अब तो उल्टे तुम्हें मुझे देने हैं। 6,203 करोड़ का लोन था और मैंने 14,000 दे दिए तुम्हें, तो वापस करो मेरा पैसा। तुमने मेरी प्रॉपर्टी की नीलामी करा दी, ऑक्शन करा दिया, कवर तो कर लिया, तो ऐसा कहना है। बहुत बढ़िया। चलो, टाइम कब डीआरआर बनाया जाएगा? क्या लिखा है? टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ डीआरआर स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन बताएगा, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन डीआरआर ऑलवेज क्रिएट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। समझ गए? अगर देखो क्वेश्चन बताएगा डीआरआर किस डेट में बनाना है, कितना बनाना है, नहीं बता रहा कोई बात नहीं, मत बता दो। जिस ईयर तुमने डिवेंचर इशू करा है उसके लास्ट में 31 मार्च को डीआरआर बना देना अपने आप। समझ गए? आया? कौन बनाएगा क्लियर है, कितना बनाएगा वो भी क्लियर है ना, कब बनाएगा वो भी क्लियर है, ठीक है? फ्रॉम वेयर, कहाँ से बनाएगा, क्या लिखा है? आउट ऑफ द फ्री रिजर्व। पहले भी तुम्हें फ्री रिजर्व के बारे में बताया था कि भैया फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है, फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है, दिख रही है मेरी लेजर लाइट, दिख रही है मेरी लेजर लाइट, ठीक है? ये फ्री रिजर्व, ठीक है? रोशनी हो रही है, बच्चों को नहीं दिखेगी, देख रही है नहीं, बच्चों को नहीं दिखेगी, ठीक है? आउट ऑफ द फ्री रिजर्व। अभी फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है, देखो फ्री रिजर्व का मीनिंग याद कर लेना, बोलो बोलो, रिजर्व या प्रॉफिट, बोलो रिजर्व और प्रॉफिट, रिजर्व और प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, अवेलेबल फॉर मतलब ऐसा रिजर्व या ऐसा प्रॉफिट जो डिविडेंड देने के लिए उपस्थित है, अवेलेबल है, जिसमें डिविडेंड दिया जा सकता है। डिविडेंड तुम्हें पता है, प्रॉफिट बांटा जा सकता है, समझ गए? तो वही लिखा है अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें 3-4 एग्जाम्पल याद कर लो, जनरल रिजर्व, पीएनएल और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। बोलो, जनरल रिजर्व भी आ सकता है, अच्छा लिखा तो मैंने, जनरल रिजर्व, पीएनएल और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, और एनी अदर कोई भी फ्री रिजर्व जो क्वेश्चन बोलेगा। क्वेश्चन अगर ऐसा बोले ना ये रिजर्व था अभी फ्री हो चुका है, समझ जाना अच्छा अच्छा क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है अभी फ्री है। अगर मतलब कोई रिजर्व था और वो फ्री नहीं था, बट आप क्वेश्चन कह रहे हैं कि फ्री हो चुका है, समझ जाना फ्री हो गया ना, वो बाटो डिविडेंड दे सकते हैं, तो वहां से डीआरआर बनाया जा सकता है। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं होगी लाला जी? अरे बोलो हाँ ना, जल्दी जल्दी एक बार रिपीट करेंगे इस वाली स्लाइड को। बताओ कौन बनाएगा? अनलिस्टेड कंपनी, एनबीएफसी और एचएफसी को छोड़कर, और एनबीएफसी एचएफसी के केस में पब्लिक इशू होना जरूरी है, ठीक है? कितना बनाएगा? मिनिमम 10% डिबेंचर इशूड या डिबेंचर आउटस्टैंडिंग, और कितना बनाएगा? मैक्सिमम 100% बना सकता है, ठीक है जी। टाइम कब बनाएगा? क्वेश्चन बताएगा, नहीं बताएगा तो एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ठीक है ना? और कहां से बनाएगा? फ्री रिजर्व से बनाएगा। 3 एग्जाम्पल बता दो, जनरल रिजर्व, पीएनएल और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। क्लियर है ना? अब बात करते हैं डीआरआई की, डिबेंचर रिडेम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, डीआरआई की बात करते हैं, ठीक है? डीआरआई, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। अब देखो पहले ना डीआरआई पे आने से पहले, डीआरआई पे आने से पहले
ये डीआरआई के बारे में बोलने से पहले मैं थोड़ी सी बातें तुम्हें और क्लियर करता हूँ। अभी तक तुमने डीआरआर पढ़ा ना, डीआरआर पढ़ के तुम्हें क्या लगा? तुमको ये लगा कि हमने पैसे जोड़ रहे हैं भाई, 5 साल बाद पैसे वापस करने हैं, हमने भी जो सुअर का बच्चा बनाया था हम लोग पैसे जोड़ रहे हैं। तुम्हें ये लग रहा है ना, ऐसी फीलिंग आ रही है ना पैसे जुड़ रहा है। बट ये ध्यान रखना, रिजर्व बनाने का मतलब पैसा जोड़ना नहीं होता। ओ तो ये क्या था? ये क्यों था फिर सुअर? ये खोखली गुल्लक थी। ये लग रहा है तुम्हें जुड़ रहा है, कुछ हो कुछ नहीं रहा, ये ऐसी है, सब पीछे पटर पटर निकल रहा है। बेकार है मामला, बिल्कुल बेकार है मामला। रिजर्व सारे खोखले होते हैं। हमें लगता है कि पैसा जुड़ रहा है, हमें फीलिंग भी वैसी आती है, हमें पढ़ाया भी वैसे ही जाता है, और होता कुछ नहीं है, टोटली खुल। आपने अच्छा बताओ, सब बच्चों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है? कैश फ्लो के अंदर हमने प्रॉफिट को क्या पढ़ा था? प्रॉफिट कैश होता है नॉन कैश होता है? बताओ आप क्या करते थे प्रॉफिट को? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट को, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में डाल देते थे, नॉन कैश में डाल देते थे। ये कहते थे भाई प्रॉफिट के आने से पैसा थोड़ा आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10,000 की एसेट 12,000 की बेची तो 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं तुमसे पूछता था कि ये 2,000 रुपये कैश है या नॉन कैश है? तो बच्चे कहते कैश है 2,000 आ रहे हैं। मैं 2,000 थोड़ा आ रहे हैं, पैसा तो 12,000 आ रहा है। ये समझाया था? कैश क्या है? 12, 2,000 कैश। तो प्रॉफिट कैश नहीं होता। जब प्रॉफिट ही कैश नहीं होता तो प्रॉफिट से तो क्या बन रहा है? रिजर्व। वो कैश होगा नहीं। आया समझ में नहीं आया? मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? मेरी बात क्लियर हो गई? यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो जब रिजर्व ही खोखला है, कहने को तो पैसा जुड़ रहा है, बोलने के लिए जुड़ रहा है, बट जुड़ कुछ रहा नहीं है। दैट्स वाई एक डीआरआई का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। अब डीआरआई का कॉन्सेप्ट वैसे है तो अलग, थोड़ा सा अलग, परसेंटेज वाइज अलग है, लेकिन नॉर्मली ये कहा जाता है कि जितना तुम रिजर्व बना रहे हो ना, जितना तुम रिजर्व, इसका मैं आइडिया बता रहा हूँ, मेन मकसद क्या है। जितना तुम रिजर्व बना रहे हो, जितना तुम गुल्लक बना रहे हो, तो गुल्लक फिलहाल खोखली है। अगर इस खोखली गुल्लक को खोखला होने से बचाना है, सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि जितनी तुमने गुल्लक बनाई उतना अपने पास जो तुम्हारे पास कैश है उसमें से उतना कैश निकाल के बाहर डाल दो कहीं। मेरे पास समझ गए भाई? बताओ दिमाग में, अगर पैसा तुम्हारी जेब में रहा तो क्या होगा? खर्च। और अगर पैसा तुम्हारी जेब से बाहर चला गया तो पैसा ब्लॉक हो गया। और ब्लॉक अमाउंट क्या होगी? जुड़ेगी। आया समझ में? भाई पैसा जोड़ने का एक ही नियम है, वो क्या है? अमाउंट को ब्लॉक कर दो, अपने पास रहने ही मत दो उस पैसे को, जोड़ना है तो। आया समझ नहीं आया? तो ये डीआरआई का कॉन्सेप्ट है कि जितना तुम गुल्लक क्रिएट कर रहे हो उतना कैश निकाल के कहीं इन्वेस्ट कर दो, कहीं बाहर डाल दो पैसे को, और इन्वेस्ट करने का मतलब डीआरआई बना दो। आया समझ में नहीं आया? मेरी बात क्लियर नहीं होगी? तो वो खोखलापन खत्म हो जाएगा, क्लियर है ही नहीं है? ये कॉन्सेप्ट है डीआरआई का। बात क्लियर हो गई? यदि क्लियर है मेरी बात? डिबेंचर, रिडेम्पशन, इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट ऐसा भी नहीं कि कहीं भी कर देंगे। सर एक्सिस बैंक में एफडी करा दूंगा 7.5% का रिटर्न आ रहा है। नहीं 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 नहीं, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है वो भी सरकार ने बताया है, नहीं है? उन्हीं जगह पर ही इन्वेस्टमेंट आपको करनी है। अब पहली बात करते हैं हाउ मच, कितना बनेगा डीआरआई? मिनिमम 15। समझ गए? मैंने बोलता ना थोड़ी परसेंटेज में अलग है। डीआरआर कितना है? 10, या कितना है? 15, ठीक है ना? और मैक्सिमम तो वही है, ठीक है ना? अच्छा आगे बढ़ना, मिनिमम बोलो, मिनिमम 15% ऑन फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। जो डिबेंचर तुम इशू नहीं बोला, इशू नहीं बोला, जो डिबेंचर तुम रिडीम, जो डिबेंचर तुम खत्म करने वाले हो, बोलो जो डिबेंचर तुम उनकी का आया, ठीक है? बाय द एंड ऑफ, बोलो बाय द, यहां से पढ़ने शुरू करो, बोलो मिनिमम 15% ऑन फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम बाय द एंड ऑफ, कब बनाना है? बाय द एंड ऑफ, सॉरी डिबेंचर कब खत्म होने वाले हैं? डिबेंचर का रिडीम होने वाले हैं बाय द एंड ऑफ 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। जो डिबेंचर 31 अगले साल की 31 मार्च तक खत्म होने वाले, बोलो
जो डिबेंचर 31 मार्च तक या उससे पहले 31 मार्च तक उससे खत्म होने वाले हैं, उससे पहले खत्म होने वाले हैं, उनका डीआरआई बनाना 15%। कब बनाना है? ऑन और बिफोर, बोलो ऑन और बिफोर 30 अप्रैल ऑफ करंट ईयर। ये पूरी लाइन मैंने लिख दी, ये जो मैंने पढ़वाया इसको पूरा लिख दिया मैंने। क्लियर है? अब समझाऊं मैं दोबारा से, देखो मैं उल्टी तरीके से चलूंगा। सपोज मान लो 31 मार्च 2026 आने वाला साल है, 31 मार्च 2026 में कुछ डिबेंचर खत्म होने वाले थे, तो जो डिबेंचर खत्म होने वाले थे मैंने उनकी फेस वैल्यू निकाली। कितनी फेस वैल्यू है? सपोज 2 लाख। कितनी है? 2 लाख। समझ गए? तो 2 लाख का जो डिबेंचर खत्म होने वाले हैं 31 मार्च 26 तक, समझ गए? एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं ये। तो 2 लाख का 15% निकालो, कितना बेटा? 30। तो मिनिमम 30,000 की डीआरआई मुझे करनी है। कितनी करनी है? 30,000 की करनी है। कब करनी है? इस ईयर 2025 में 30 अप्रैल को या उससे पहले। आया समझ में? नहीं आया? अब पढ़ो, ठीक है ना? देख लो, 30 अप्रैल उससे पहले डीआरआई बनाना है। कौन से डिबेंचर पे? जो डिबेंचर 31 मार्च, अगले साल के 31 मार्च तक खत्म होंगे, उनकी फेस वैल्यू पे 15%। आया समझ में? नहीं आया? पूरी लाइन पढ़ लो, ये लिखा हुआ है मैंने। क्या लिखा है? डीआरआई मेंटेन एटलीस्ट 50% ऑफ फेस वैल्यू और डिबेंचर रिडीम बाय द एंड ऑफ 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, कॉमा ऑन और बिफोर 30 अप्रैल ऑफ करंट ईयर। खत्म होंगे अगले साल, डीआरआई बनेगा इस साल। 30 अप्रैल को बना दो, उससे पहले बना दो। क्वेश्चन में डेट बता रही कि किस डेट में बना रही डीआरआई, तो वो डेट डाल देना, और नहीं बता रही तो क्या डाल देना? 30 अप्रैल डाल देना, क्योंकि वो फिक्स डेट है। आया सही में? नहीं आया? क्या लिखा है? इट मीन्स बिफोर रिडेम्पशन। क्या लिखा? इट मीन्स रिडेम्पशन से पहले 15% का मिनिमम डीआरआई मेंटेन होना चाहिए। समझे? बोलो आएंगे। ये भी तो लूप होल ही है, आएंगे ना? जब पैसा जोड़ना है मिनिमम, मैंने जैसे बोला मुझे देने तो 100 रुपये हैं और रिजर्व बनवा रहे हो, डीआरआई बनवा रहे हो 10% का, जस्टिफाई है? आपने क्या बोला था? नहीं है। तो भैया 100 रुपये जोड़ने, तो जब 100 रुपये दे दो 100 रुपये जोड़ो। 10% क्या है? ये तो कानून को पालन कर रहे हैं। बोलो हाँ, है ना? और ये क्या कह रहे हैं? जब 100 रुपये जोड़ने तो 100 रुपये भी तो इन्वेस्ट होने चाहिए, है ना? या चलो थोड़े कम कर लो इन्वेस्ट, क्योंकि इन्वेस्ट करोगे तो ब्याज व्याज भी तो मिलेगा, बड़ा के मिल जाएगा पैसा। सही बात ही नहीं है? एन्युटी पढ़ लिया? नहीं पढ़ लिया? समझ गए होंगे मेरी बातों को आप, कि आज इन्वेस्ट कर देता हूँ 5 साल बाद उतना मिल जाए जितना मुझे चाहिए। सही बात है ये? नहीं है? लेकिन अगर मैं मोटी मोटी भाषा में बात करता हूँ कि भैया 100 रुपये के लिए 100 रुपये तो चाहिए, तो 100 रुपये इन्वेस्ट होने चाहिए कम से। ऐसी मोटी मोटी बात करते हैं। ये कितना इन्वेस्ट करवा रहे हैं मिनिमम? तो भैया 15% का मतलब तो ये है कि आप सिर्फ कानून को पालन कर रहे हो, बाकी कुछ हो नहीं रहा। समझ गए? चलो अब बेटा ये तो हल्की फुल्की बातें हो रही हैं। जनरल एंट्री, ठीक है? रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट और रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपको बताया था। देखो यहाँ पे डीआरआई दोनों बनेगा, वहाँ पे खाली डीआरआई हो सकती है। क्या लिखा? देखो रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट में कौन सी कंपनी आ गई? ये भाई यहाँ की देखो, जो मैंने पढ़वाई थी, क्या थी? अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एनबीएफसी एचएफसी और एनबीएफसी एचएफसी फॉर पब्लिक इशू। बढ़िया। वहाँ पे कौन सी कंपनी आ रही है? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंकॉर्पोरेशन, बैंकिंग कंपनी आ गई, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ गई, लिस्टेड कंपनी आ गई, एनबीएफसी एचएफसी अदर सारी आ गई, अनलिस्टेड कंपनी एनबीएफसी एचएफसी फॉर प्राइवेट इशू। देख लो, पब्लिक इशू, प्राइवेट इशू। समझिए? क्लियर है? ये तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है ना? डीआरआर की एंट्री बताओ, डीआरआर कहाँ से बनेगा? कौन सा? रिजर्व, ठीक है ना? तो रिजर्व क्या हो जाएंगे? कम। तो जैसे जनरल रिजर्व, पीएनएल, ये क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। क्रेडिट को खत्म कर देंगे डेबिट, एंड लेट्स क्रिएट दैम डीआरआर, है ना? बताओ क्या बनी एंट्री? जनरल रिजर्व, ये पीएनएल, ये डिविडेंड कैलकुलेशन डेबिट, मतलब इनको कम कर दिया और क्या बना दिया? डीआरआर। बोलो हाँ या ना? अच्छा फिर क्या बनेगी? जब डीआरआर बनाए तो डीआरआई बनेंगे। डीआरआई क्या होती है? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आएगी और पैसा जाएगा। डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक। आया सही में? नहीं आया? ठीक है। अब रिडेम्पशन का समय आ चुका है। देखो रिडेम्पशन से पहले तुमने डीआरआर बना दिया था, रिडेम्पशन से पहले तुमने डीआरआई बना दिया था। वो पता है जब रिडेम्पशन का समय आएगा तो रिडेम्पशन 2 तरीके से होता है, पार और प्रीमियम। बोलो आएंगे ना? तो पहले क्या करा बेटा मैंने? बोलो फटाफट दे। सबसे पहले क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें रिडेम्पशन के समय पे क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से मिलेगा? इन्वेस्टमेंट को बेच दो। इसकी उल्टी एंट्री बना देना, बैंक डेबिट टू डीआरआई। पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट जाएगी। आया समझ में?
DRI में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको शॉर्टकट नहीं लगाना, ठीक है ना। आया समझ में, DRI बेच दी, अब लगाएंगे ड्यू एंट्री। ड्यू एंट्री दो तरीके से, पार या प्रीमियम। मैंने पार वाली बता रहा हूँ, क्या एंट्री बोलो। जब ड्यू एंट्री बनेगी तो बोलो क्या बनेगी एंट्री, लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट, खत्म होने का कर देंगे डेबिट। लायबिलिटी का नाम क्या था दीदी, डिबेंचर। और अभी तक हमने पैसा दिया तो देना बाकी है, तो अगेन लायबिलिटी बन गई, किस नाम से, डिबेंचर होल्डर के नाम से। तो क्या हो गया, एक लायबिलिटी खत्म और तब्दील होगी डिबेंचर होल्डर में, यही पैसे देना बाकी, पैसे दिया नहीं। अब यहाँ देखना, यहाँ पे एंट्री आएंगी, मैंने क्या बोलता, यहाँ पे DRR नहीं बनता, देखो क्या लिखा है, यहाँ DRR नहीं बनता, बट DRI कैन बी क्रेडिट था, कर सकते हो, ठीक है। बाकी सेम एंट्री है। आ गया, आगे की एंट्री प्रोसीड करते हैं। पार वाली एंट्री हो गई थी, प्रीमियम वाली एंट्री पे आते हैं। बस प्रीमियम वाली एंट्री में क्या होगा, एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, ठीक है, लायबिलिटी खत्म, परसेंट डिबेंचर अकाउंट डेबिट। और मुझे बताओ एक्स्ट्रा पैसे देना क्या होता है, खर्चा, खर्चा क्या होता है, डेबिट। प्रीमियम रिडेम्पशन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। आ जाओ मैं तुम्हें थोड़ा सा लिंक कर देता हूँ। याद है भूती डांस चुड़ैल वाले क्वेश्चन, जब तुम डिबेंचर इशू करते थे, ये तो रिडेम्पशन है, जब तुम इशू करते थे तो तुम कहते थे रिडेम्पशन एट प्रीमियम करेंगे, मतलब फ्यूचर में 100 के बदले 110 रुपए देंगे, फ्यूचर में 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, भूतनी है, डायन है, चुड़ैल है, करते थे नहीं करते थे। और तुम क्या करते थे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट करते थे और प्रीमियम और रिडेम्पशन डिबेंचर क्रेडिट करते थे। आओ लॉजिक की बात कर लेते हो तुमसे। लॉस ऑन इशू डिबेंचर को कहते थे कि वो लॉस है, खर्चा है, एक्स्ट्रा रुपए दे रहे हैं तो खर्चा मान के डेबिट करते थे। और क्योंकि ये पैसा मुझे कब पे करना है, फ्यूचर पे करना है, तो लायबिलिटी मान के क्रेडिट करते थे, किसे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर को। दोबारा बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा पैसा देना मेरा खर्चा है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट करते थे। और ये पैसा मुझे कब देना है, फ्यूचर में देना है, 5 साल बाद देना है, तो लायबिलिटी मान के क्रेडिट करते थे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर को। अब लायबिलिटी खत्म करने की बात आ चुकी है, तो जो तुमने प्रीमियम तब देख क्या करा हो, क्रेडिट करा होगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, अब क्या कर देना, डेबिट। कनेक्ट कर पा रहे हो उन एंट्रियों से, बोलो हाँ या ना। और टू डिबेंचर होल्डर 100 रुपए, 10 रुपए, 110 रुपए डिबेंचर होल्डर को देने बाकी है। आया, नाउ पेमेंट एंट्री, पे करोगे तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। डिबेंचर होल्डर ये लायबिलिटी खत्म हो गई और पैसा हमारी जेब से चला गया। या तो 100 के बदले 100 दें तो 100 लिखेंगे, 110 है तो 110 लिखेंगे, वॉट एवर अमाउंट क्वेश्चन जो बोलेगा। फिर बता देखो DRI खत्म, डिबेंचर खत्म, तो DRR क्यों रखा हुआ है, DRR भी खत्म करो, ये तो वैसे भी खोखला था, मैंने बताया था आपको, है ना। तो DRR अगेन खत्म होकर कहाँ चला जाएगा, जनरल रिजर्व में। तो DRR तुमने क्या करा था, क्रेडिट करा था, अब कर देना डेबिट एंड ट्रांसफर इट टू, मतलब अगेन ये जो DRR था, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व था, ये अगेन फ्री बन जाएगा और फ्री बन के कहाँ चला जाएगा, जनरल रिजर्व। खोखला है मामला और कुछ है नहीं। अब देख लो समझ होगा मेरी बात। पर DRR की जगह मैंने क्या लिख दिया, नो एंट्री। आ जाओ, फिर मैंने एक बार बताई थी, सरकार ने बता रखा है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, ये रटने वाला पॉइंट है, ये 4 जगह सरकार ने बता रखी है, ये रट लेना। ये आपका छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है लिखने के लिए थ्योरी में। आया सही में नहीं आया बड़े, फिर मैंने बोला था मैं लिस्ट दूंगा तुम्हें, आज लिस्ट की बात करते हैं। क्या लिखा है बताओ, ये देखो एक एक कंपनी बताता रहूंगा। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंकॉर्पोरेशन रेगुलेटेड बाय RBI। नहीं नहीं DRR की नीड है, नहीं नहीं नीड ही नहीं है, समझ गए। देखो इधर तुम्हें दिखा दो एक चीज, यहाँ पे आ रहा है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंकॉर्पोरेशन AIFI, तो वहां पे लिखा था DRI की नीड नहीं है ना। बट DRI कैन बी क्रिएटेड, चाहो तो कर लो, मन नहीं है तो मत करो। फोर्स नहीं है, फोर्स इन पर है, उन पे फोर्स आया। चलो, बैंकिंग कंपनी फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट इशू ऑफ डिबेंचर, कोई नीड। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नीड, ये सब वहां आ रहे थे, आउट ऑफ कैपिटल वाले में आ रहे थे सारे। मतलब DRI कैन बी क्रिएटेड, चाहो तो। लिस्टेड कंपनियां देखो, इनमें ये बोला गया कि DRI मत बनाओ पर DRI बना लो, इनके लिए बोला है सरकार ने। अनलिस्टेड में देखो, अरे पढ़ तो लो क्या लिखा है, अदर देन AIFI बैंकिंग कंपनी, अदर लिस्टेड, समझ गए।
आया? क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, चलिए धन्यवाद बेटा, बाय बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत।